हर तरफ सन्नाटों का राज था। रात की तारीकी में दो हवले तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। रात की तारीकी में वो दोनों रात का हिस्सा लग रहे थे। भाभी जल्दी चलिए, अगर सैफी भैया आ गए तो हमारी खैर नहीं। विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है और लौट चलें। भाभी अब तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी है, अब हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। विशाल, अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे। ब्लैक अबाया में दोनों की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। दोनों इस वक्त डर, खौफ और बेयकीनी जैसे सूरत हाल से दो चार थी। न जाने जिसके पास मदद के लिए जा रहे हैं वो इनकी मदद करेगा भी कि नहीं। आखिर वो भी तो सैफ़ी का सबसे अच्छा दोस्त और उसकी चौधरी साहब था, जिस पर सैफ़ी आंखें बंद करके यकीन करता था। क्या वो आज इन दोनों की वजह से सैफ़ी से झूठ बोलेगा। अब दोनों की कदम सुस्त पड़ गए थे। सामने ही चौधरी अजलान का डेरा था। जिस वक्त सारा गाँव अंधेरे में डूबा सो रहा था, इस वक्त इस डेरे पर दिन सा समा था। विशाल एतमाद से चल रही थी, जबकि उसके पीछे चलती अरीबा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। डेरे के पास पहुंचकर सामने खड़े गार्ड्स को विशाल ने अजलान चौधरी से मिलने को कहा, तो उन दोनों ने सर से पैर तक उन दोनों को देखा। क्यों मिलना है, कुछ काम है। उनमें से एक गार्ड अंदर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया और उन दोनों के लिए गेट वाक कर दिया। अंदर एक और आदमी खड़ा था। उसने उन दोनों को सामने मौजूद कमरों में से एक कमरे में जाने को कहा। वो कमरे में दाखिल हुई तो अजलान चौधरी क्रोफर से टांग पे टांग जमाए बैठा था। वो अपने पीछे खड़े अपने ख़ास आदमी पाशा को मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था। उन दोनों के अंदर दाखिल होने पर उसने बगैर देखे उन दोनों को हाथ के इशारे से सामने पड़ी चारपाई पर बैठने को कहा। विशाल और अरीबा आज पहली बार अजलान चौधरी को देख रही थी, जो कि ब्लैक कमीज सलवार में मलबूस गले में ग्रे चादर डाले बेनियाज सा बैठा था। बोलिए, क्या मसला जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। विशाल ने अरीबा को बोलने का इशारा किया। अरीबा ने कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं सैफ मंसूर की मनकुआ हूँ। कल आपने जिस शख्स को हमारे घर के करीब से पकड़ कर लाए हैं, जिसके बारे में सैफ ने बताया कि वो किसी लड़की के पीछे साथ वाले गांव से आया, वो लड़की मैं हूँ। मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे और मेरी माँ को वहाँ तंग करता था, इसलिए हम लोग वो गांव छोड़कर यहाँ चले आए। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बात का सैफ को ना पता चले। क्योंकि जवाब में अरीबा खामोश हो गई, क्योंकि उस शख्स के पास मेरी किसी शादी में खींची गई तस्वीर है और अगर इसने सैफ को दिखा दी तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब वो कुछ भी ना बोला। जब उनके दरमियान खामोशी के सिलसिले ने तूल पकड़ा तो विशाल बोली, चलो भाभी चलें। उसने गुस्से भरी नज़र अजलान चौधरी पर डाली। वो समझ गई कि वो इनकी मदद नहीं करेगा। उनकी आवाज़ पर अजलान चौधरी नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा, जो दूसरी लड़की का हाथ पकड़े उसे चलने का बोल रही थी। अजलान चौधरी ने अपनी बड़ी बड़ी बूढ़ी आंखें उस लड़की पर जमा दी। पाशा उन लोगों को उनके घर तक छोड़ कर आओ। विशाल गुस्से में अरीबा को खींचती हुई वहां से ले गई। वापसी का सफर पाशा की मौजूदगी की वजह से खामोशी में कटा। घर का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो अरीबा चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। विशाल अबाया उतार कर उसके बराबर बैठ गई। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं भाई को समझा लूंगी। अरीबा ने नफी में सर हिलाया। वो मेरा यकीन नहीं करेगा। आप ऐसे ही वहमी हो रही हैं, कुछ नहीं होगा। तुम पहले मुझे ये अना आप जनाब कहना छोड़ो। ना जी ना, मैं तो आज के बाद भाभी ही कहना है। मुझे सैफी भैया की तरफ से सख्त किस्म के आर्डर हुए हैं कि चूँकि आप मोहतरमा मुझसे उम्र में पूरे 3 साल बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपको अदब से बोलना चाहिए। तभी अंदर से सकीना आंटी की खांसने की आवाज़ आई तो मिशाल रोती अरीबा पर एक नज़र डालकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। गिलास में पानी डालकर उन्हें सहारा देकर गिलास उनके लबों से लगा दिया। हल्क में पानी जाते ही उनका खांसी का दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने एक तशक्कुर भरी नज़र मिसाल पर डाली और आंखें मूंद ली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिशाल बाहर आई तो अरीबा दरवाजे खोले खड़ी थी, जबकि सामने सैफ मंसूर खड़ा था। मिशाल को भेजो। उसकी बात सुनकर मिशाल पहले ही बाहर आ गई और अरीबा को गले लगाकर बाहर आकर सैफ की गाड़ी में बैठ गई, जबकि उसके पीछे आता सैफ वापस पलटकर दरवाजे तक गया, जहां अरीबा खड़ी उन्हें जाता देख रही थी। सुनो, सैफ की आवाज़ पर अरीबा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम रोती रही हो। उसकी बात पर उसने नज़रें चुरा ली। नहीं, मैं तो नहीं रोई, वो अटक अटक कर बोली। उसकी बात पर वो गर्दन इस्पात में हिलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया और उस पर एक अलविदाई नज़र डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पाशा जी छोटे चौधरी, ये जो दूसरी लड़की सैफ की बहन थी। जी चौधरी जी। पाशा मुअद्दब बना खड़ा था। नाम क्या है। मिशाल, आज के बाद ये नाम किसी की जुबान पर नहीं आना चाहिए। पाशा बात समझता हुआ इस बात में सर हिला गया। सामिया चौधरी शहर से MBBS करके लौटी थी। वो अजलान चौधरी की बचपन की मांग है। शुजा चौधरी और जारा की अकलौती लाडली बेटी। नाजो नाम से पली बड़ी, इंतहा की खुदसर और मुंह फट, लेकिन अजलान चौधरी के लिए उसकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इसलिए फैसला हुआ कि इस बार वो घर लौटेगी तो धूमधाम से उनकी शादी कर दी जाएगी। वो जब भी हवेली आती थी हर तरफ रौनक हो जाती थी। अजलान चौधरी की दादी सुरिया बेगम बहुत ही खुद पसंद औरत थी। गाँव के लोगों की औकात उसकी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं थी। जब दिल चाहे किसी भी घर की औरतों को बुला बुला के अपने घर के काम करवा लो और साथ में हाथ पे कुछ रखते हुए 100 बातें भी सुनाना अपने मुलाजमों को, तो वो मुंह ही नहीं लगाती थी। सामिया चौधरी और अजलान चौधरी में भी अपनी दादी का अक्स नजर आता था। इस वक्त सब लोग अजलान की दादी, जिन्हें सब बीजान कहकर पुकारते थे, सब लोग उनके कमरे में मौजूद थे। अजलान चौधरी भी मामूल की तरह अम्मा भी के कमरे में आया, लेकिन पहले ही मोड़ पर सामिया से टकरा गया, जो उसे सामने देखकर शर्माई घबराई सी खड़ी थी। अजलान चौधरी सलाम करके बीजान की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह उसकी रूड
रवैये पर सामिया का पारा हाई हो चुका और वो वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। अजलान चौधरी में बिगड़े हुए रईस जादू वाली तमाम बातें मौजूद थीं। अजलान चौधरी हाकिम अली का लाडला पोता है। उनके लाडले बेटे सिकंदर चौधरी का बेटा है। सिकंदर चौधरी और शुजा चौधरी और अजलान चौधरी इस हाकिम अली चौधरी के कमरे में मौजूद थे। बाबा, आपने अजलान को बहुत छूट दे रखी है। आप जानते हैं, कल उसने मेरे दोस्त के बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। आज उसके पास कॉल आई थी, वो बहुत नाराज़ है। हाकिम अली ने अजलान की तरफ देखा। अजलान, बेटा बोलो, बाप को जवाब दो, क्यों किया आपने ऐसा? दादाजी, उसने हमारे गांव की लड़की के साथ बदतमीजी की थी। सिकंदर, सुन लिया, अपने दोस्त को बताना आज के बाद अगर उसके बेटे ने ऐसी कोई हरकत की वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। बाबा, आप बेजा उसकी हिमायत कर रहे हैं। हाकिम अली ने एक नज़र अजलान पर डाली। तुम दोनों को तो पता नहीं किस पर चले गए हो, लेकिन मेरा पोता मेरा गरूर है। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि इस बार सामिया और अजलान की बेकायदा मंगनी कर लेते हैं और फिर इलेक्शन के बाद शादी भी हो जाएगी। उनकी इस बात पर सिकंदर और शुजा खुश हो गए, जबकि अजलान कुछ भी कहे बगैर वहाँ से उठकर चल दिया। सामिया चौधरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसका ख्याल था कि जब भी कोई ऐसी बात होगी अजलान मना कर देगा, लेकिन उसका चुपचाप मान जाना उसके लिए बहुत ही खुशकुन था। मिशाल गांव की पगडंडी पर पहुंची तो सामने ही चौधरी अजलान खड़ा था, जबकि उसके आदमी पाशा ने एक लड़के को जो जदोकब किया हुआ था। मिशाल एक दरख्त की ऊँट में हो गई। चौधरी अजलान गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था, वो वहाँ ऐसे खड़ा था। मिशाल एक दरख्त की ऊँट में हो गई। चौधरी अजलान गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था, वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने हो रहे मंजर से वो कतन बेखबर है। मिशाल ने अब से नजरें हटाए पाशा की कार्रवाई मुलाजा करने लगी। पाशा ने उस लड़के की गर्दन पर चाकू रखा तो मिशाल दोनों आंखें मीच गई। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली थी, सामने कुछ भी नहीं था। अजलान चौधरी की गाड़ी के सिवा मिशाल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। वो जाने के लिए मुड़ी तो किसी से टकराते टकराते बची। उस शख्स के चेहरे पर नजर पड़ते जर्द पड़ गई। वो मुंह में सिगरेट दबाए हाथों में पिस्टल थामे उसे चेक कर रहा था। मिशाल के देखने पर उसने आंख उठाकर उसे देखा। क्या करी हुई यहाँ तुम? कुछ नहीं। उसने एक तेज नजर मिशाल के चेहरे पर डाली। तो फिर निकलो अपने घर की तरफ और आज के बाद इस रास्ते से नहीं जाना। उसे तंबी लहजे में वार्निंग दे रहा था। मिशाल ने अपनी चादर ठीक की और घर की तरफ भागने के अंदाज में चलने लगी। पीछे खड़े अजलान चौधरी के चेहरे पर उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई। पाशा जी, चौधरी साहब, अजलान चौधरी को ये लड़की चाहिए, बस एक रात के लिए। हुक्म की तामील हो गई। चौधरी जी। अजलान हाथों में से आधा जला सिगरेट फेंकता वहां से चल दिया। सैफ आज फिर घर नहीं आया। मिशाल कब से उसके इंतजार में चक्कर काट रही थी। वो जब भी कहीं जाता था उसे बताकर जाता था ताकि वो घर में अकेली ना रहे। अब रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। वो अपनी सोचों में बैठी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिशाल ने सैफी का सोचकर दरवाजा वाक कर दिया, लेकिन सामने पाशा खड़ा था। मिशाल दरवाजे की ऊँट में हो गई। तुम आओ मेरे साथ चलो। सैफी को गोली लगी या उसने तुम्हें बुलाया? मिशाल का तो भाई का सुनकर हवासी काबू ना रहे। वो आंसू बहाती जल्दी से अंदर से चादर लेकर दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल आई। पाशा के साथ गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। उसने ड्राइविंग सीट पर देखा तो पाशा की जगह वहाँ कोई और था, लेकिन उससे पहले वो कुछ समझती उसका दिमाग अंधेरे में डूब चुका था। उसको जिस वक्त होश आया उसने खुद को नरम गरम बिस्तर में पाया। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था। काफी देर दरवाजा पीटने पर जब बाहर से कोई आवाज़ ना आई तो मिशाल वहीं बैठ के और घुटनों पर सर रखकर बेआवाज़ रोने लगी। उसे रह रहकर सैफ का ख्याल आ रहा था, न जाने वो कहाँ था। अभी दरवाज़ा खुला और अजलान चौधरी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर मिशाल का फिशार खून बढ़ा और वो चील की तरह उस पर झपटी। उसके मुंह पर नाखूनों से वार करने के बाद उसने उसका गिरबान पकड़ लिया, लेकिन अब वो संभल चुका था। उसने उनके दोनों हाथों को अपने मजबूत गिरफ्त में लिया और उसे दरवाजे के साथ पिन कर दिया। गुस्से से मिशाल का चेहरा लाल पड़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोरदार धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने एक गहरी नज़र मिशाल पर डाली। मिशाल का दिल किया उसकी आंखें नोच ले। मिशाल ने उसे थोड़ा पीछे हटते हुए देखकर वो इसकी साइड से निकली और इससे पहले अजलान कुछ समझता उसने बेड के साइड टेबल से एक भारी वाज उठाया और खींचकर सामने मौजूद शीशे पर मारा, जिससे शीशा कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। वाज हाथों से फेंक कर उसने शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया। अगर मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। उसी दौरान मिशाल की चादर कहीं गिर गई। उसके सुनहरी बाल बिखर गए। उसका सुरापा नुमायां हो गया जो अजलान चौधरी की जज्बात को बढ़ाया दे रहे थे, लेकिन उसने गौर किया कि उसके आंसू उसके गालों पर लड़ी की तरह गिर रहे थे। अजलान चौधरी ने आगे बढ़कर चादर उठाई और दूर से ही उसकी तरफ उछाल। मिशाल ने जल्दी से चादर लेकर अपने गिर्द लपेट ली, लेकिन उस तरह उसका ध्यान बटा और अजलान चौधरी उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने उसका शीशे वाला हाथ पकड़ लिया और एक झटका दिया और शीशा दूर जा गिरा। उसने मिशाल के बालों को एक जोरदार झटका दिया, जिससे मिशाल की दबी दबी सी चीखें निकली। मिशाल ने उसे अपना आप चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुधरा। उस दौरान मिशाल के गले में पड़ा हार्ट शेप वाला लॉकेट खुला और उसमें से सैफ की तस्वीर अजलान की आंखों के आगे लहराई। उसने धक्का देकर मिशाल को बेड पर फेंका। इससे पहले मिशाल कुछ समझती हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। पीछे मिशाल हैरत का बुत बने उसे देखने लगी। अजलान शाह ने रोती धोती मिशाल को झंझला कर देखा। तो अब क्या मसला है? छोड़ तो रहा हूं तुम्हें तुम्हारे घर। मिशाल ने एक नज़र इस कठोर शख्स पर डाली। उसकी इस शख्स से नफरत में और इजाफा हुआ। जबकि अजलान शाह अपनी बदलती हालत पर खुद से ही झंझलाया हुआ, तो उसे लग रहा था ये लड़की उसके हवासों पर छा रही है। उसने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र उस पर डाली। ब्लैक चादर में उसकी दुधिया रंगत कुछ और नुमायां हो रही थी। अजलान शाह ने अपनी नज़रें फेर ली। मुबादा उसे छोड़ने का फैसला वो बदल ना दे। उसे घर के दरवाजे पर उतार कर जन से आगे गाड़ी बढ़ा ली। उसे अपने आप से वहशत हो रही थी। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ रातें गुजारी थी, लेकिन उसकी मर्जी से उसे लगा था वो उसे भी मना लेगा, लेकिन ये लड़की तो जंगली बिल्ली थी जिसने उसे नोचना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर गाड़ी को ऐसे ही दौड़ाते एक जगह पर उसने गाड़ी रोकी और सिगरेट सुलगाकर मिरर में अपने मुंह और गले पर मौजूद मिशाल के नाखूनों के निशान देखे।
चुके थे। जंगली बिल्ली वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया, उसका दिल का इस्राफा उसकी आँखों में लहराया तो खुद ब खुद उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। वो ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई तो खुद को घसीटती हुई कमरे तक ले गई। वो बेड पर गिर गई, वो बेआवाज़ रोने लगी। न जाने किसी की दुआओं से आवाज़ बच गई तो वो जल्दी से उठी और वज़ू करके जैनमाज़ पर खड़ी हो गई। उसका रब का शुक्र बजा ला रहा था जिसने उस शैतान के दिल में उसके लिए रहम डाला और बाइज़्ज़त वापस अपने घर लौट आई। रात के पिछले पहर सैफ घर आया। मिशाल ने नींद का बहाना करके दरवाज़ा खोलकर वापस लेट गई। सुबह वो बुखार में पनक रही थी। सैफ को अज़लान के किसी काम से शहर जाना था। उसने अज़लान को कॉल करके बताया कि मिशाल बीमार है इसलिए वो नहीं जा सकेगा। अगले 10 मिनट में वो सैफ के घर के बाहर था। मिशाल को तो कोई होश नहीं था कि वो किसी के साथ हॉस्पिटल आई, जबकि अज़लान चौधरी की आंखें किसी मुकनातीस की तरह उसके सरापे से चिमट गई थीं। वो सुस्ती से बिस्तर पर पड़ी थी। सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। सूरज की किरणें चमचम अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुला होने की वजह से सहन का मंजर वाज़ेह था। जहाँ पड़ी अखलौती चारपाई पर सैफ बैठा अखबार की गर्दानी कर रहा था। साथ साथ एक आध खुले दरवाजे पर भी डाल देता जहाँ से नजर आ रही चारपाई पर मिशाल सो रही थी। थोड़ी देर बाद वो पाँव में चप्पल लड़स से उसके सर पर पहुंचा, पेशानी पर हाथ लगाकर बुखार से किया। मिशाल ने उसे देखकर आंखें मूंदली, मुबादा वो उसकी आंखों से कोई और कहानी ना पढ़ ले। विशाल बेटा उठ जाओ अब तो। विशाल ने झट से आंखें खोली और जल्दी से उठ गई। आपने नाश्ता किया? नहीं, मैं बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। चलें फिर साथ नाश्ता करते हैं। वो दोनों छोटे से बने किचन में आ गए जहाँ उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मिशाल ने नाश्ता लगाया तो सैफ बहुत रग़बत से खाने लगा, जबकि मिशाल बस उसका साथ दे रही थी। मिशाल, तुम और अरीबा आज बड़ी हवेली चली जाना, बी जान ने बुलाया है तुम लोगों को। अज़लान की सामिया से मंगनी हो रही है। वैसे तो मैं तुम लोगों को कभी ना भेजता, लेकिन चूंकि मेरी यार की मंगनी है इसलिए चली जाना। मिशाल के चेहरे पर नापसंदीदगी देखकर उसने तफसील बताया। मिशाल और अरीबा गुलबानो के साथ किचन में खाना बना रही थी। आज हवेली में खूब चहल पहल थी। मिशाल मुतमईन थी कि किचन में कोई मर्द नहीं आता। तभी ज़ारा बेगम वहाँ चली गई और मिशाल को हुक्म मिला कि वो सामिया के लिए काफ़ी लेकर उसके कमरे में दे आए। मिशाल सोच में पड़ गई कि क्या करे। फिर चादर से अच्छी तरह चेहरा छुपाकर किचन से निकल आई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहला कमरा सामिया का था। मिशाल दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी किसी दोस्त से महवे गुफ्तगू थी। उसे काफ़ी देते हुए सामिया